नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 5। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई जिसकी उसने कल्पना की थी। मकान में केवल 2 कोठरियां थी और एक सायाबान। दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश का गुजर नहीं। इस घर का किराया 3 रुपये महीना देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजाधर की एक बूढ़ी फुआ घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वह बड़े फेर में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए महरियां 3 रुपये महीने से कम पर राजी न होती थी। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन से कुछ न कह सकता था। दोनों दिन बाजार से पूरियां लाया। वह सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। तीसरे दिन वह घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले। चौका लगा दिया। कल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो यह कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि इन्होंने ही सारा काम किया। लज्जा के मारे उसने कुछ न पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया। बर्तन मांजती थी और रोती जाती थी। पर थोड़े ही दिनों में उसे इन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो जग जीत लिया है। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता। स्त्री नहीं है, देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटे काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान का सा स्वाद आ जाता है। दूसरे महीने में उसने वेतन पाया तो सब का सब सुमन के हाथों में रख दिया। जिंदगी में आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों का जैसे चाहे खर्च कर सकती है, चाहे खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे और सुमन ने सब रुपये खर्च कर डाले। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गया। अब महीना कैसे कटेगा? उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। इसकी शंका उसे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन से तो कुछ न बोला, पर सारे दिन उस चिंता सवार रही। अब बीच में रुपये कहाँ से आए? गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी बना तो दिया था, पर वह स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती थी। दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता। वह भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में ज्वाला सी लग जाती थी। पर सुमन की मोहिनी सूरत देख उसे वशीभूत कर लिया था। मुंह से कुछ न कह सकता। पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने पर रुपये न मिले तो वह अधीर हो गया। घर में आकर बोला, रुपये तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए? सुमन, मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए? गजाधर, उड़ाए नहीं, पर यह तो तुम्हें मालूम था कि इस महीने में भर में चलाना है, उसी हिसाब से खर्च करना था। सुमन, उतने रुपये में बरकत थोड़ी ही हो जाएगी। गजाधर, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कही। अंत को सुमन ने अपनी हंसुली गिरवी रखने को दी और गजाधर गुनगुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छे खाने, अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खोमचे वालों की आवाज सुनकर उससे रहा न जाता। अब तक वह गजाधर की भी खिलाती थी, अब से अकेले ही खा जाती। जिह्वा रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगी। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती, पर उनके रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्वा प्रकृति में उसको अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वह न स्त्रियों के सामने अपने गुण को बढ़ाकर दिखाती, वे अपने भाग्य को रोती।
सुमन अपने भाग्य को सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वह उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वह मैके से लाई थी। रेशमी जैकेट खूंटी पर लटका देती थी। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से अधिक होता था। वे वस्त्राभूषण के विषय में उसकी संपत्ति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो सुमन से सलाह लेती। साड़ियाँ लेती तो सुमन को अवश्य दिखा लेती। सुमन ऊपर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उसे मन में बड़ा दुख होता। वह सोचती, यह सब नए नए गहने बनवाती है, नए नए कपड़े लेती है, और यहाँ रोटियों के लाले हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूँ? उसने अपने घर यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वह धर्म चर्चा न सुनी थी, वह धर्म शिक्षा न पाई थी जो मन में संतोष का बीजारोपण करती है। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा। गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता था। वहाँ से 8 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 और रुपये मिलते थे, पर उसे अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर न दिखाई देता था। उसकी सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती थी। उसका संचयशील हृदय इसे खा पी बराबर दशा से बहुत दुखी रहता था। उस पर सुमन उसके सामने अपने फुटे कर्म का रोना रो रो कर उसे और भी हताश कर देती थी। उसे स्पष्ट दिखाई देता था कि सुमन का हृदय मेरी ओर से शिथिल होता जाता है। उसे यह ना मालूम होता था कि सुमन मेरी प्रेम रसपूर्ण बातों से मिठाई के दोनों को अधिक आनंदप्रद समझती है। ये तो वह अपने प्रेम और परिश्रम से फल न पाकर उसे अपने शासनाधिकार से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा। हमारा चरित्र कितना ही दृढ़ हो, पर उस पर संगति का असर अवश्य होता है। सुमन अपनी पड़ोसिनी को जितनी शिक्षा देती थी, उससे अधिक उनसे ग्रहण करती थी। हमें अपने गृहस्थ जीवन की ओर से कितने बेसुध हैं, उसके लिए तैयारी कैसी शिक्षा की जरूरत नहीं समझते। गुड़िया खेलने वाली बालिका, सहेलियों के साथ विहार करने वाली युवती गृहिणी बनने के योग्य समझी जाती। अल्हड़ बछड़े के कंधे पर भारी जुआ रख दिया जाए। ऐसी दशा में यदि हमारा गृहस्थ जीवन आनंदमय न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती बैठती थी, वे अपने पतियों को इंद्रिय सुख का यंत्र समझती थी। पति चाहे जैसे हो, अपनी स्त्री को सुंदर आभूषणों से, उत्तम वस्त्रों से सजाए, उसे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। यदि उसमें वह सामर्थ्य नहीं है तो वह निखट्टू है, अपाहिज है, उस विवाह करने योग्य अधिकार नहीं था। वह आदर और प्रेम के योग्य नहीं है। सुमन ने भी यही शिक्षा प्राप्त की, और गजाधर प्रसाद जब कभी उसके पास किसी भी काम से नाराज होते तो उन्हें पुरुषों के कर्तव्य पर एक लंबा उपदेश सुनना पड़ता था। उस मोहल्ले में रसिक युवकों तथा शोहदों की कमी न थी। स्कूल से आते हुए युवक सुमन के द्वार की ओर टकटकी लगाए चले जाते। शोहदे उधर निकलते तो राधा और कान्हा की गीत गाने लगते। सुमन कोई काम भी करती हो, पर उन्हें चिक की आड़ से एक झलक दिखा देती। उसके चंचल हृदय की इस ताक झांक में असीम आनंद प्राप्त होता था। किसी कुवासना से नहीं, केवल अपनी यौवन की छटा दिखाने के लिए, दूसरों के हृदय पर विजय पाने के लिए वह यह खेल खेलती थी। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वेश्या का मकान था। भोली नित्य नए श्रृंगार करके अपने कोठे के छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे से मधुर गान की ध्वनि आया करती। कभी कभी वह फिटन पर हवा खाने जाया करती। सुमन उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। सुमन ने सुन रखा था कि वेश्याएं अत्यंत दुष्चरित्र और उल्टा होती है। वह अपने कौशल से नवजुवकों को अपने माया जाल में फंसा लिया करती है। कोई भलमानुस उनसे बातचीत नहीं करता, केवल शोहदे रात को छिपकर उनके यहाँ जाया करते। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ में खड़े देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती। वह अपने को उससे बहुत श्रेष्ठ समझती थी। मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुस के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह कितना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता। बस अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लज्जता का और अधर्म का फल भोगा करे। लेकिन सुमन को शीघ्र ही मालूम हुआ कि मैं जितना नीच समझती हूँ, उससे कहीं वह ऊंची है। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह न रहा गया। उसने चिक उठा दी
और द्वार पर बैठी पंखा झल रही थी। देखती क्या है कि भोली भाई के दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही है। भिश्ती पानी छिड़काव कर रहे थे। आंगन में एक शामियाना ताना जा रहा था। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते रखे हुए थे। शीशे के सामान ठेलों पर लदे चले आते थे। फर्श बिछाया जा रहा था। 20 आदमी इधर से उधर दौड़ते फिरते। इतने में भोली की निगाह उस पर पड़ी। सुमन के समीप आकर बोली, आज मेरे यहाँ मौलूद हैं, देखना चाहो तो पर्दा कर दूं? सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं यहीं बैठे बैठे देख लूंगी। भोली, देख तो लोगी पर सुन न सकोगी, हर्ज क्या है, ऊपर पर्दा करा दूं? सुमन, मुझे सुनने की उतनी इच्छा नहीं है। भोली ने उसकी ओर एक करुण सूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा, यह गंवारिन अपने मन में ना जाने क्या समझे बैठी है। अच्छा, आज तू देख ले कि मैं कौन हूँ। वह बिना कुछ कहे चली गई। रात हो रही थी। सुमन का चूल्हे के सामने जाने को जी न चाहता था। बदन में यूं ही आग लगी हुई थी। आँच कैसे सही जाएगी, पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और फिर आकर वहां तमाशा देखने लगी। 8 बजते बजते शामियाना गैस के प्रकाश से जगमगा उठा। फूल पत्ते की सजावट उसकी शोभा को और बढ़ा रही थी। चारों ओर से दर्शक आने लगे। कोई बाइसिकल पर आता था, कोई टमटम पर, कोई पैदल। थोड़ी देर में 2-3 फिटने भी आ पहुंची और उनमें से कई बाबू लोग उतर पड़े। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई 100 मनुष्यों का जमाव हो गया। फिर मौलाना साहब की सवारी आई। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वह सजे हुए सिंहासन पर मसनद लगाकर बैठ गए और मौलूद होने लगे। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश करता था। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने कभी न देखा था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर मंडली में बैठे। सुमन को तो खाने की भी सुध न रही। 12 बजे रात तक वह वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बटी और 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, यह सब कौन लोग बैठे हुए थे? गजाधर, मैं सबको पहचानता थोड़े ही हूँ, पर भले बुरे सभी थे। शहर के कई रईस भी थे। सुमन, क्या यह लोग वेश्या के घर आने में अपना अपमान नहीं समझते? गजाधर, अपमान समझते तो आते ही क्यों? सुमन, तुम्हें तो वहाँ जाते हुए संकोच हुआ होगा। गजाधर, जब इतने भले मानुस बैठे हुए थे तो मुझे क्यों संकोच होने लगा? वह सेठ जी भी आए हुए थे, जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जा करता हूँ। सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा, मैं समझती थी कि वेश्याओं को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गजाधर, हाँ, ऐसे मनुष्य भी है, गिने गिनाए, पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है। वेश्याओं का अब उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोली बाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे, हवा बंद थी, एक पत्ती भी न हिलती थी। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही निद्रा में निमग्न हो गए, पर सुमन को बहुत देर तक नींद न आई। दूसरे दिन संध्या को जब फिर चिक उठाकर बैठी तो उसने भोली को छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे में निकल कर भोली से कहा, रात तो आपके यहाँ बड़ी धूम थी। भोली समझ गई कि मेरी जीत हुई। मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे लिए शिरनी भेज दूं? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कहा, भिजवा देना। अभी हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 5। धन्यवाद।